नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था में आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना और इसमें हमने प्रस्तावना से संबंधित आयोग द्वारा पूछे गए विगत वर्षों में पूछे गए लगभग सभी प्रश्नों को समायोजित कर दिया है और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपको अधिनियमों के क्वेश्चंस देखने हों, कौन-कौन से आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारत स्वतंत्रता तक के अधिनियम, साथ ही साथ संविधान सभा और जो समितियां हैं, संविधान के स्रोत हैं, कहाँ-कहाँ से भारत का संविधान लिया गया है, इन सभी की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहां से आयोग द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। तो इसकी आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं नंबर 1 से और टॉपिक है हमारा प्रस्तावना। तो आइए सबसे पहले प्रस्तावना को थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में प्रवेश करेंगे। ये जो आपको ये चार्ट दिख रहा है, ये प्रस्तावना है हमारा और हमारे संविधान का प्रस्तावना है और इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। ठीक है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अंतर्निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब इन शब्दावलियों को ध्यान देना, यहाँ से सीक्वेंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। हम भारत के लोग से आशय है कि हमारे जो संविधान की संपूर्ण शक्ति है वो भारत के लोगों में निहित है और भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखो ये सीक्वेंस पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दावलियों को सीक्वेंस में सजाइए। तो ऐसे ही सजाना है, पहले प्रभुत्व संपन्न आएगा, फिर समाजवादी आएगा, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, ठीक है, और गणराज्य। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप जब पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है न्याय। हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कितने न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ठीक है, फिर यहाँ देखो स्वतंत्रता दी है। पूछा जाता है प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, कितनी स्वतंत्रताएं हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 स्वतंत्रताएं हैं। 3 न्याय हैं। ठीक है, 5 स्वतंत्रताएं, 3 न्याय। और अब आ जाओ समता या फिर समानता में, ये भी पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो समानताएं कितनी हैं? 2। ठीक, इनके इनकी संख्याएं भी पूछी जाती हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आप आगे बढ़ो। कह रहा है कि तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता कौन सी है, ये भी आपसे पूछा जाता है। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अ, हम भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक, ये कुछ बातें हैं संविधान की उद्देशिका से जो हमें याद रखनी है हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को हल करने के लिए। आ जाओ अब क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं, देखो कौन कौन से पूछे गए हैं। पहला दिया है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं, मैंने अभी बताया है 3 न्याय हैं, 5 स्वतंत्रताएं हैं, समताएं हैं 2 और कितने भ्रातृत्व हैं। कितने भ्रातृत्व मतलब कितनी बंधुताएं हैं, 1। आंसर हो जाएगा 3, 5, 2 और 1। आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। अब देखो ये यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन अभी रिपीट भी होंगे। ठीक है, तो इनको हल्के में नहीं लेना है, इसको उद्देशिका को आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना है, ब्रेक करके। कितने न्याय हैं, आपसे पूछेगा न्याय निम्न में से कौन सा नहीं है, तो यही 3 होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो आप हमारी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखो। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कितने हैं? 3 न्याय हैं, मैंने अभी बताया था आपको। कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। बात समझ पा रहे हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है क्या? ये देखो यूपीएससी 2006 में पूछा गया है। न्याय कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? क्या क्या अभिव्यक्त करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आंसर हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अ, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? देख लो जरा। न्याय की बात यहाँ ऑप्शन में की गई है, तो आपको ये 3 न्याय दिए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इनके अलावा जो भी हो वो हमारा नहीं होगा आंसर।
आर्थिक भी दिया है प्रस्तावना में, राजनीतिक भी दिया है, सामाजिक भी दिया है, धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये जो प्रस्तावना है, आप यहाँ से दो डेटा याद रखो। ये प्रस्तावना का विचार ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और इस प्रस्तावना की आपसे पूछा जाता है भाषा कहाँ से ली गई है? भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। उन दोनों बातों को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के आमुख के लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है अ, सामाजिक और आर्थिक न्याय। ये प्रस्तावना में दिया गया है, सामाजिक और आर्थिक न्याय। क्या ये सुनिश्चित करता है? हाँ। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आ जाओ स्वतंत्रताओं में, विचार की भी स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, तो ये भी सही हो जाएगा। अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, तो ये भी सही हो जाएगा। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी दी गई है, प्रतिष्ठा इसकी व्यक्ति की, और अवसर व्यक्ति के लिए अवसर की समानता ये भी दी गई है। ये सभी चारों सही हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको प्रस्तावना बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? क्या एक है जो उपलब्ध प्रस्तावना नहीं कराती है? तो ऑप्शन पढ़ लो। पूजा की समानता, इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं की गई, आप पूरी प्रस्तावना पढ़ जाइए। विचार की स्वतंत्रता, तो मैं बताए देता हूं, ये देखो, विचार की स्वतंत्रता दी गई है। राजनीतिक न्याय, ये देखिए, राजनीतिक न्याय दिया गया है प्रस्तावना में। ठीक है। तो ये भी दिया है, ये भी दिया है। सामाजिक न्याय, ये दिया है सामाजिक न्याय। क्लियर है बात? तो ये तीनों सही है, लेकिन ये गलत है। हमारा आंसर सही हो जाएगा, हाँ, यही वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, सातवां। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता का प्रावधान है। समानता का प्रावधान है, कौन सी समानता? आ जाओ यहाँ। ये समता है, या आप इसको लिख लो समानता। काहे काहे की समानता है प्रस्तावना में? प्रतिष्ठा की समानता है और अवसर की समानता है। प्रतिष्ठा की समानता है और अवसर की समानता है, वेतन की समानता है ही नहीं। तो किसकी किसकी है? दो और तीन सही हो जाएंगे हमारे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? ये है स्वतंत्रताएं, कितनी है? एक, दो, तीन, चार और पांच। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी टोटल कितनी है? पांच। आंसर हो जाएगा पांच। ठीक है। लिखने को आ जाए कौन कौन सी हैं, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? अब आओ जरा पढ़ लो। राष्ट्र की एकता और अखंडता, देखो यहाँ ये लिखा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना, ये तो भाग है प्रस्तावना का। योजनाबद्ध विकास, आप पूरी प्रस्तावना पढ़ जाइए, इसका उल्लेख आपको कहीं नहीं मिलेगा। व्यक्ति की गरिमा, अब यहाँ पर आओ, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा, इसका उल्लेख देखो ये है, ये भी सही है। समाजवाद, ये रहा आपका समाजवादी। अंतनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है हमें भारत को, तो इसका उल्लेख भी है। इस ये जो ऑप्शन दिया है सेकंड, इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत की संप्रभुता के संबंध में, संप्रभु भारत है, भारत की संप्रभुता के संबंध में कौन से कथन सही है? चलो देख लो। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। हाँ, बिल्कुल, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। 1949 को राष्ट्रमंडल को ज्वाइन कर लिया था, और राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने स्वीकार कर ली थी। देखो आगे, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत है। संप्रभु से सीधा सा आशय होता है कि भारत की आंतरिक स्थिति में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, बाह्य स्थिति में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका आशय ये नहीं है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य हो गया तो फिर उसकी संप्रभुता कम हो जाती है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, ये देखो लिखा है हमारी उद्देशिका में। ठीक है। तो यहां केवल और केवल एक सही होगा, और ये दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या होता है? आशय, आशय इससे ये होता है कि हम अपने देश में अपना कानून का निर्माण स्वयं करते हैं। हमारे यहाँ किसी का भी बाह्य शक्ति का, किसी का हस्तक्षेप नहीं है।
ठीक है? ना वो हमारे आंतरिक मसलों में हस्तक्षेप करता है, ना ही हमारे बाह्य मसलों में हस्तक्षेप करता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल पंडित नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को लाए थे ये। 13 दिसंबर 1946 को लाए थे और 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 11 का दूसरा ऑप्शन देखो। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। अब आप देख लो उद्देश्य कौन कौन से हैं। भारत की जनता को सामाजिक न्याय दिलाना, आर्थिक न्याय दिलाना, राजनैतिक न्याय दिलाना, स्वतंत्रता देना। काहे की स्वतंत्रता? विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की। ये सभी उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हाँ, कहीं ना कहीं उद्देश्य का प्रस्ताव खरी उतरती है, तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। हाँ, बिल्कुल आदेशित किया है। पहली ही लाइन में लिखा है, हम भारत के लोग। ठीक है। भारत को कैसा बनाएंगे? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। तो ये भी सही है। आगे देखो, राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, ये क्या लिखा है? राज्य के मुखिया मतलब राष्ट्रपति। ठीक है। प्रेसिडेंट को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत है। जो हमारा राष्ट्र का मुखिया होता है उसे हम अप्रत्यक्ष निर्वाचित करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहां जो सही होगा 1, 2 और 3, ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? संविधान निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? सबसे पहले क्या लाया गया था? उद्देश्य। ये ये दिखाता है कि हम भारत को कैसा बनाएंगे। उद्देश्य, ये एक तरह से जन्म पत्री है हमारे भारत के संविधान की। ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं उद्देश्य को कि ये एक आई कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है कि हमारा भारत का संविधान कैसा होगा। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना पढ़ोगे, ऐसा होगा। ये प्रतिबिंबित करता है हमारे संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को। तो सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य का। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन करता है? भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या होने चाहिए, वो सब समायोजित कर दिए गए हैं प्रस्तावना में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। भारत के संविधान का उद्देश्य प्रतिबिंबित कौन करता है? प्रस्तावना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? सही संवैधानिक स्थिति क्या थी भारतीय गणतंत्र की? ये पूछा है आपसे। देखो, अब प्रस्तावना को जब आप उठाओगे तो ये नया प्रस्तावना है। जब 1950 में प्रस्तावना बना था, जब पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को, और जब संविधान अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, तो ये इसमें थोड़ा सा बदलाव था। 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द जोड़ा गया, अखंडता। ठीक है। ये 3 शब्द जोड़े गए। अब इन शब्दों में ये 1976 में जोड़े गए हैं। आपसे पूछा है 1950 में क्या स्थिति थी, तो इन तीनों को हटा दो, समाजवादी को हटा दो, पंथ निरपेक्ष को हटा दो, और हटा दो अखंडता को। अखंडता कहाँ है? यहाँ कहीं अखंडता लिखा था। अ, हम भारत के लोग, अ, हम भारत के लोग और अखंडता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। अब इन 3 शब्दों को आप हटाइए। इन 3 शब्दों को जब आप हटाओगे तो भारत की स्थिति क्या रह जाएगी? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इतना रह जाएगा बस। आप देख लो इतना किसमें है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गलत हो गया, क्योंकि समाजवादी 1976 में जोड़ा गया है, 50 में तो था नहीं है। आगे बढ़ो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष भी नहीं, पंथ निरपेक्ष भी 1976 में जोड़ा गया, ये भी गलत हो गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही सही हो जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह क्या है? शब्दावली जैसे दी गई है वैसे ही आपको लेना है। देखो, यूपी पीसीएस एसीएफ में आया है 2017 में। ठीक है। तो सीक्वेंस भी पूछा जाता है। आप जरा सीक्वेंस देखो,
सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न होगा, फिर समाजवादी होगा, फिर पंथ निरपेक्ष होगा। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, आगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यही ऑप्शन सही है। बाकी सबकी सीक्वेंस गड़बड़ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 15 का हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक, ये लिखा है, भारत एक क्या है? भारत एक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक संप्रभु है, बिल्कुल सही है। समाजवादी है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज इसने छोड़ दी, क्या? पंथ निरपेक्ष, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब नीचे आ जाओ। संप्रभु है भारत, बिल्कुल ठीक। समाजवादी है, बिल्कुल ठीक है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष है, बिल्कुल ठीक है। लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो ये सबसे सबसे सटीक उत्तर लिखा है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? आर्थिक न्याय कहाँ पर है? देखो, आर्थिक न्याय है प्रस्तावना में, ये दिया है आर्थिक न्याय। ठीक है, तो एक तो ये प्रस्तावना में भी है, और एक अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 39 39, तो यहाँ लिखा है, आर्टिकल 39 में लिखा है कि स्त्री और पुरुष को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। तो एक तो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व में भी आर्थिक न्याय की बात की गई है, और आर्थिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। दो जगह आर्थिक न्याय की बात हुई है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व, यही सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो यहां से आप कुछ चीजें याद रखो। जैसे एक वाद हुआ है एसआर बोम्बई, बोम्बई एसआर बोम्बई वर्सेस भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो वाद हुआ है 1994 में, इसमें कहा गया है, उच्चतम न्यायालय ने ये धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, इसके बाद 1973 में पेशवानंद भारती केस हुआ, उसमें भी कहा गया कि संविधान भारत उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको, स्टेटमेंट्स हैं जो याद रखने हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा एसआर बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा, हाँ, दूसरा। नेक्स्ट देखो, सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो अभी मैंने आपको बताया था केशवानंद भारती वाद कब हुआ था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 में। एक स्टेटमेंट आप और याद रखो, स्टेटमेंट है अ, बेरुबाड़ी वाद, बेरुबाड़ी वाद। अच्छा, बेरुबाड़ी वाद कब हुआ? 1960 में। क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा यह गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो डायरेक्टली हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये हमें बिल्कुल रटी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान की उद्देशिका का अ, जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका का विचार, इसका विचार कहाँ से लिया गया है? इसका विचार लिया गया है अमेरिका से। याद रहे, हम विचार की बात कर रहे हैं। अगर यही पूछा जाए उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो उद्देशिका का विचार, हाँ, अमेरिका के संविधान से। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? भाग अगर पूछे, देखो, दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे कि संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहलाता है, तो आंसर होगा प्रस्तावना। अगर आपसे पूछे कौन सा आर्टिकल आत्मा कहलाता है, दोनों में अंतर है। भाग अगर पूछे तो प्रस्तावना होगा। अगर आपसे पूछे कौन सा आर्टिकल आत्मा यानी अनुच्छेद आत्मा कहलाता है, तो आर्टिकल होगा 32। ठीक, आर्टिकल, एक प्रश्न और बनता है, आर्टिकल 32 को आत्मा कहा किसने? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर। क्लियर बात? अब आपसे भाग पूछा है, तो आंसर हो जाएगा उद्देशिका। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, एक स्टेटमेंट और हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूछा यह जाता है कि किसने, ये याद रखिए, किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है।
कौन से शख्स थे जिन्होंने प्रस्तावना को राजनैतिक जन्म पत्री कहा है? ये है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, इन्होंने कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो भाई विचार। भारत एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, बिल्कुल सही है, ये लिखा है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, देखिए ये लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। कल्याणकारी राज्य कहाँ कहाँ वर्णित है, आपसे ये भी पूछा जाता है। तो कल्याणकारी राज्य की जो व्याख्या की गई है वो प्रस्तावना में भी की गई है और हमारे डीपीएसपी में भी की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये चारों कथन सही है, एक दो तीन चार, ठीक है, सभी सही। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित कर रहा है? धर्मनिरपेक्ष की बात कहाँ की गई है? पंथ निरपेक्ष भारत कहाँ है? भारत है इस उद्देशिका में, यानी कि प्रस्तावना में। आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता से यहाँ से क्या होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य में रह रहे लोग अपने अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं, यानी धर्म के पालन की छूट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? मैंने अभी बताया था भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारत में जो भी लोग रह रहे हैं वो किसी भी धर्म के हों, वो अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है? वही स्टेटमेंट फिर से आ गया, लेकिन देखो यहाँ यहाँ क्वेश्चन अलग पूछा गया है 2005 में, ठीक है, और उसी प्रश्न को थोड़ी सी भाषा बदल के 2008 में फिर पूछ लिया गया। तो एक बार आपको ठीक से पढ़ना है और सारे क्वेश्चंस हल होंगे। तो देखो, पंथ निरपेक्ष राज्य किसे कहा जाता है? वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य का धर्म पोषित करता हो। आगे पढ़ो, वह राज्य जिसका कोई धर्म ना हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करे, यही सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गए 25। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्रस्तावना से संबंधित, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।